हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी रीट की तैयारी को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए ये मेरा एक और प्रयास। आज की क्लास में अपन साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और बात करें अपन बाल विकास के टॉपिक की, तो आपको रीट की परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल अपन भी पूरी तरीके से तैयार होकर चलेंगे। तो बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, तो इन प्रश्नों को हल करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है कि विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि आपसे पूछा है कि विकास और अभिवृद्धि के संदर्भ में 4 ऑप्शंस में से जो असत्य कथन है ना, उसको आपको टिक करना है। तो बताओ, अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। बिल्कुल, बात एकदम पक्की सही है। अगला, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है जबकि विकास बहुपक्षीय होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है, बिल्कुल सही है। विकास अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवन पर्यंत चलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। बिल्कुल, विकास आपके जीवन पर्यंत चलता है लेकिन अभिवृद्धि नहीं चलती है। अभिवृद्धि ओनली किशोरावस्था तक चलती है। तो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। विकास और अभिवृद्धि दोनों जीवन पर्यंत नहीं चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी कि आपको 4 सिद्धांत दिए हुए हैं और 4 सिद्धांत में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये आप बताओ। बताओ, सतत विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, या फिर विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो हमने सतत विकास का सिद्धांत पढ़ा है, एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा है, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास सिद्धांत भी पढ़ा है, लेकिन अपन ने विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं पढ़ा, बल्कि अपन ने पढ़ा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसने यहाँ पर उल्टा किया हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का विकास का सिद्धांत है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि मस्तकोद्मुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है। यानी कि जो मस्तकोद्मुखी विकास सिद्धांत है, इसके अनुसार विकास कौन सी दिशा में होता है? बताओ, पैर से सिर की ओर, हाथ पैर की उंगलियों से छाती की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर निकट से दूरी की ओर। तो देखो, जो मस्तकोद्मुखी विकास सिद्धांत है ना, इस विकास के सिद्धांत के अनुसार अपना विकास होता है सिर से पैर की ओर। किसकी ओर? सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सत्य असत्य कथन टिक करने हैं। कौन से असत्य है ये आपको बताना है। तो बताओ, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो देखो, जो विकास एक अनुक्रमिक क्रिया है ये भी सही है, और विकास का एक पहलू जो समस्याओं से दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। बच्चा एकीकृत रूप से पूर्ण विकसित होता है, ये अगले क्वेश्चन में अपन पढ़ के आए हैं, ये भी सही है। लेकिन यह समझना जरूरी नहीं कि बच्चा अद्वितीय होता है, बल्कि ये गलत है, बल्कि अपन को समझना चाहिए कि बच्चा एक अद्वितीय होता है। तो हमारा असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए असत्य है। अब बताओ, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली डी में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन प्रश्नों में दोस्तों आपको बिल्कुल सतर्कता से नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 2-2 ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से देखकर आपको OMR शीट फिल करनी है। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके मानव विकास परिणाम है। यानी कि मानव विकास किसका परिणाम है आपको बताना है। बताओ, केवल वंशानुक्रम का, केवल वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का, या सामाजिक कारकों का। तो देखो, जो मानव विकास परिणाम है ना, ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। यानी कि कोई दृष्टि से ओझल हो जाए तो वो मस्तिष्क से भी ओझल हो जाता है, ये विकास की किस अवस्था का उदाहरण है? बताओ, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो, ये जो विशेषता है ना, ये आपके संवेदीगामक अवस्था की। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा दिया हुआ है संवेगात्मक सिद्धांत में संवेदीगामक अवस्था की यह विशेषता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, ब्रोनफ्रेंड ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार नियम और रीति रिवाज बालक के लिए किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। यानी कि जो ब्रोनफ्रेंड ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था, उसमें नियम और रीति रिवाज बालक की किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। बताओ, माइक्रोतंत्र,
मैक्रोतंत्र, मीजोतंत्र या एक्सोतंत्र। तो देखो जो नियम और रीति रिवाज है ना, ये मैक्रोतंत्र के उदाहरण है। किसके हैं? मैक्रोतंत्र। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, ये बताओ। द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि होती है, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि होती है, और शारीरिक अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। तो देखो किशोरों की शारीरिक विकास के संदर्भ में अपन से असत्य कथन जो पूछा था ना, वो यही असत्य कथन है कि शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि अपने को पता है कि शरीर के अनुपात में बिल्कुल परिवर्तन होता है। छोटे से लेकर जब बड़ा होता है तब तक अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। तो बिल्कुल दोस्तों जो सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इसमें असत्य कथन है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणिक कारकों में सभी शामिल है। वो है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें एक को छोड़कर बाकी सभी पर्यावरणिक कारकों में शामिल है, और वो जो एक है ना वो शामिल नहीं है, वो आपको टिक करना है। बताओ। बुद्धि, अधिगम वातावरण, पोषण की गुणवत्ता और परिवार संस्कृति। तो देखो पर्यावरणिक कारकों में परिवार और संस्कृति आती है, पोषण की गुणवत्ता होती है, अधिगम वातावरण होता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती। तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो बुद्धि है ये पर्यावरणिक कारकों में शामिल नहीं है। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि अभिकथन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक अभिकथन दिया हुआ है, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता। बिल्कुल। और इसका तर्क दिया हुआ है कि बच्चों की गतिविधियों और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखो जो बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता, ये कथन बिल्कुल सही है, और बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी सही है। अब आपको जो ऑप्शन दिए हुए ना उसके हिसाब से इनको टिक करना है। बताओ। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अपन के तो दोनों सत्य थे, इसलिए ये गलत है। अगला है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, यानी कि इसका स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है, लेकिन अपने दोनों सत्य थे, तो ये भी गलत है। अगला है ए और आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण करता है ए का। तो देखो यहाँ पर बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है, ये बिल्कुल ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। बच्चे जन्म से सामाजिक नहीं होते, ये बात भी सत्य है, और बच्चों की जो गतिविधियां होती है ना उनकी रुचियों के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना, उसमें कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? बताओ। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, संवेदी प्रेरक और पश्चात रूढ़िगत। तो देखो प्राक रूढ़िगत है और पश्चात रूढ़िगत है। आपने इनको ऐसे पढ़ा होगा कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चात परंपरागत। बिल्कुल। लेकिन जो संवेदी प्रेरक है ना, ये नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, बल्कि ये तो जीन पियाजे के संवेगात्मक सिद्धांत की अवस्था है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, यानी कि यह अवस्था नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट चयन कीजिए। यानी कि अब आपसे पूछा है कि कोहलर वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसमें से जो अवस्था दी थी परंपरागत, इसमें कौन से अवस्था आती है, यह आपको बताना है। बताओ। दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अच्छे व्यक्तित्व संबंध, या फिर सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। तो देखो दंड और आज्ञाकारिता ये तो पूर्व परंपरागत में आती है, समाज अनुबंध पश्चिम परंपरागत में आती है, और सार्वत्रिक नीति सिद्धांत ये भी पश्चिम परंपरागत में आती है। जो परंपरागत में आती है ना, वो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी, अच्छे अंतर व्यक्तित्व का संबंध, ये सिर्फ परंपरागत में एक ही है। तो अब अपने को देखना है कि कौन से ऑप्शन में ओनली सी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है केवल बी, केवल सी, ए व बी दोनों, ए व सी दोनों। तो देखो अपना केवल सी सही था ना, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बिल्कुल ऑप्शन बी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए ना वृद्धि और विकास के, इनमें से कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। तो बताओ। शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और नैतिक। और अगर आपने पढ़ा हो तो ये सारे के सारे कारक है ना, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए बी सी डी और ई, ये
सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। यानी कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसमें संरक्षण की समझ कब विकसित होती है, कौन सी अवस्था में संरक्षण की समझ विकसित होती है, ये आपको बताना है। तो बताओ, संवेदीगामक स्तर पर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर। तो देखो जो संरक्षण की समझ विकसित होती है ना, वो होती है आपको मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर ही बालक में संरक्षण की समझ विकसित होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत किससे संबंधित है, आपसे पूछा है। अभिप्रेरणा से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, वृद्धि और विकास से संबंधित है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप ये आपके वृद्धि और विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, वृद्धि और विकास। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि जो एडोलसेंस पुस्तक है ना, ये किसने लिखी थी, ये आपसे पूछा है। बताओ, स्टेनली हॉल ने, हरलोक ने, फ्रायड ने, या फिर एडलर ने। देखो जो एडोलसेंस है ना, ये स्टेनली हॉल की पुस्तक है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शेषवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी शेषवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, बताओ। तीव्र विकास की अवस्था, बिल्कुल सही है, तीव्र विकास होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बिल्कुल ये भी सही है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति शेषवावस्था में प्रमुख होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बिल्कुल शेषवावस्था में अपन अनुकरण से ज़्यादा सीखते हैं। और नेक्स्ट है तार्किक चिंतन प्रक्रिया, बिल्कुल ये गलत है। तार्किक चिंतन प्रक्रिया शेषवावस्था में नहीं होती, बल्कि ये बाल्यावस्था में प्रारंभ होती है और किशोर अवस्था में विकसित हो जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये शेषवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसने कहा था कि जन्म के समय एक बालक का मस्तिष्क कोरे कागज यानी कि टेबुला रासा के समान होता है। बताओ, वो कौन सा विद्वान था जिसने ये कहा कि एक बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। बताओ, क्रो एंड क्रो ने, जॉन लॉक ने, गुड एनएफ ने, या फिर फ्राइड ने। तो देखो बालक के मस्तिष्क को कोरा कागज यानी कि टेबुला रासा जो बताया था ना, वो बताया था आपके जॉन लॉक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, अगर आप यहाँ कहीं पर इनको नोट करें तो नोट भी कर लेना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। यानी कि कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने उम्र के बच्चों को अपना दोस्त बनाते हैं। बताओ, वयस्क अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर पूर्व बाल्यावस्था में। तो देखो जो बाल्यावस्था होती है ना, इसी में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सदस्यों के साथ सक्रिय होते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अपने हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में बालक अपने समकक्षी उम्र के साथियों के साथ घूमते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है। यानी कि जो आपसे पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन और तर्कना का उद्भव विशिष्टकरण रूप से हो जाता है। बताओ, पार्क संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर संवेदीगामक अवस्था में। आपसे पूछा था कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन और तर्कना का उद्भव हो जाता है। तो बताओ, वो अवस्था है आपके औपचारिक संक्रियात्मक, बिल्कुल औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त चिंतन का प्रॉपर विकास हो जाता है। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि प्रकृति एवं पोषक विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति और पोषक विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताओ, आनुवांशिकी और वातावरण से, व्यवहार और वातावरण से, वातावरण और जीव विज्ञान से, वातावरण और पालन पोषण से। तो देखो जो प्रकृति और पोषण होता है, प्रकृति यानी कि आनुवांशिकी और पोषण यानी कि वातावरण। तो बिल्कुल प्रकृति और जो पोषण है ना, ये आपके आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि विकास का वह कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। यानी कि नोम चॉम्स्की ने किस क्षेत्र में अपना सिद्धांत दिया था। बताओ, भाषा विकास में, नैतिक विकास में, सामवेगिक विकास में, या फिर संज्ञानात्मक विकास में। तो देखो जो नोम चॉम्स्की ने सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके भाषा विकास में। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाषा विकास
नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखनीय करने वाली शब्दावली है, यानी कि जीन पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक संरचना की शब्दावली दी थी वो कौन सी है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताओ। अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा या फिर अहम केंद्रित। तो देखो संज्ञानात्मक संरचना की जो शब्दावली है ना वो है आपके स्कीमा। क्या है? स्कीमा। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से गर्भधारण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो गर्भधारण के लिए उत्तरदायी होता है, बताओ। प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एस्ट्रोजन। तो देखो गर्भधारण के लिए जिम्मेदार जो होता है ना हो जाए आपके प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी कि मेंडल ने अपने वर्ण संकरता के नियम में किस पर प्रयोग किया, यानी कि जो मेंडल ने सिद्धांत दिया था वो किस पर प्रयोग कर दिया था, बताओ। चूहों पर, जिराफ की गर्दन पर, मटर के दानों पर या फिर बिल्ली पर। तो देखो जो मेंडल है ना इसने वर्ण संकरता का नियम दिया था मटर के दानों पर प्रयोग करके। किस पर प्रयोग करके? मटर के दानों पर प्रयोग करके। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा नियम यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु और पक्षी के पक्षी ही पैदा होंगे, यानी कि वो कौन सा नियम है जो ये बताता है कि मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होंगे, पशु के पशु ही पैदा होंगे और पक्षी के पक्षी ही पैदा होंगे, बताओ। प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, गाल्टन का नियम या फिर समान प्रतिमान का नियम। तो देखो उक्त कथन स्पष्ट करता है समान प्रतिमान का नियम। काहे का नियम? समान प्रतिमान का नियम। यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा, पशु के पशु पैदा होगा और पक्षी के पक्षी ही पैदा होंगे। बिल्कुल। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि महिलाओं के जनन कोष यानी कि अंडाणु में निम्नलिखित में से पाया जाता है। महिलाओं के अंडाणु में क्या पाया जाता है, बताओ। केवल वाई गुणसूत्र पाया जाता है, केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भी पता है, आपने पढ़ा होगा तो कि महिलाओं के जनन कोष यानी कि अंडाणु में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। और बात करें पुरुष की तो पुरुष में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन से महिलाओं की बात की तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बिल्कुल। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बताओ। प्रत्यागमन का नियम, समान प्रतिमान का नियम, बीज कोष का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो देखो प्रत्यागमन का नियम वंशानुक्रम का है, समान प्रतिमान का नियम ये भी वंशानुक्रम का है, बीज कोषों का नियम ये भी वंशानुक्रम का है। लेकिन जो तत्परता का नियम है ना ये आपके वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बल्कि ये तो थोंडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत है। बिल्कुल। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 और ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल। ये लो अगला क्वेश्चन बिल्कुल तैयार। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किसने कहा था कि एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। यानी कि ये जो परिभाषा है ना विकास की ये किस महाशय ने दी थी कि बालक का विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, बताओ। जिम्बर्ट ने, वुडवर्थ ने, सोरेनसर ने या फिर रोस ने। तो देखो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल आपके बताया था वुडवर्थ ने। किसने बताया? वुडवर्थ ने। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है कि ब्रिजेश के संवेग विकास की स्कीम या अवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है। यानी कि जो ब्रिजेश ने संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया इसमें ईर्ष्या सर्वप्रथम कौन सी अवस्था में प्रकट होती है, बताओ। 12 माह में, 5 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 18 माह में। तो देखो ब्रिजेज के अनुसार जो ईर्ष्या सर्वप्रथम पैदा होती है ना वो होती है आपके 18 माह में। बिल्कुल। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। और इसके अलावा मैं आपके लिए साइकोलॉजी के सभी टॉपिक्स की एक एक एमसीक्यू क्लास लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के आपके दोस्तों तक शेयर करो ताकि जो मेरी मेहनत है ये मेहनत रंग लाए। बिल्कुल दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का धन्यवाद।